तो कैसे हैं आप सब? मैं दीपक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने इतिहास में आपको अपने लास्ट वीडियो में कर्ण वंश पढ़ाया था, तो अगला वंश कौन सा था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश महत्वपूर्ण क्यों है, सोचा है आपने? क्योंकि हर वंश के बारे में कभी ना कभी परीक्षाओं में तो आता है, इसके संस्थापक कौन है, या इन्होंने क्या राजधानी कहाँ थी, इन्होंने अपने समय काल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, आता है ना। वही बताने आया हूँ ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सातवाहन वंश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक बात सोचिए, आपने देखा होगा कि पुरुष प्रधान देश रहा है ना, मगर सातवाहन वंश के समय मातृ प्रधान देश रहा है, इसलिए अद्भुत है। जहाँ पुरुष प्रधान देश वहाँ पे मातृ परंपरा देश रही है। आप यही सोचिए एक बार, तो है ना अद्भुत। और एक और बात बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, सातवाहन वंश के बारे में, यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। ठीक है, यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। ठीक, सातवाहन वंश ने मौर्य के पतन, गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच की अवधि में भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब मौर्य काल पतन हो रहे थे और गुप्त साम्राज्य का उदय होता, उनके बीच में सातवाहन वंश ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आइए देखिए, तो सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 230 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक सातवाहन ने की थी। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। जो मेरी पिछली वीडियो ये आई थी कि कौन से राजा ने किस वंश की स्थापना की, उनकी राजधानी क्या थी, आपने देखी है। ठीक है, तो मैंने बताया था। तो किसने स्थापना की? राजा सिमुक सातवाहन ने इसकी सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पता चल गया आपको। ठीक, और देखिए, सातवाहन राजा वंश राजधानी प्रतिष्ठान थी। यह वर्तमान में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है ना। रोचक बात है। और अगर आप इतने ध्यान से पढ़ेंगे तो याद होगा। ये सबको नहीं पढ़ना, महत्वपूर्ण बात पढ़िए कि कहाँ है। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? छत्रपति संभाजी नगर जिले में पड़ता है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे। अब इन चीजों को आप गौर से देखिएगा। ये इनका साम्राज्य होता था। ये जब भाग नक्शा देख रहे हैं ना, ये इनका साम्राज्य है सातवाहन का। ठीक है, नक्शा को भी ध्यान से देखा करिए, कई बार परीक्षाओं में नक्शे में पूछ लेता है। तो ये देखिए, साम्राज्य आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में कहां तक है, ये पूरा थोड़ा सा छूटा हुआ है अगर हम देखेंगे, और इधर पूरा भारत आ गया। ठीक है, और आप नक्शे को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि कितना फैलाव है इनका, यानी साम्राज्य बड़ा था इनका। सातवाहन वंश का साम्राज्य काफी बड़ा था। ठीक, और इसी चीजों को आपको ध्यान से समझ के काम करना है। ठीक है, नक्शा भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा नक्शे से। अब देखिए, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं। ठीक है, मतलब शासक और कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये बात बहुत जरूरी होता है। देखिए, याद नहीं करना, कभी कभी ना घटनाओं को गुच्छा पूछ लेता है। ठीक है, बना देता है कि क्रम के अनुसार लगाइए। सातवाहन वंश में से कौन से राजा नहीं थे, ऐसे प्रश्न पूछता है ना हमसे, और हम अटक जाते हैं और फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो देखिए वीडियो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, तो सिमुक सातवाहन वंश संस्थापक थे इसके। इनका 100 ईसा पूर्व से पहले का साम्राज्य था इनका। ठीक है, अबे कान्हा सातवाहन, ठीक है, दूसरे 100 ईसा पूर्व से लेकर 70 ईसा पूर्व के बीच इनका शासनकाल था। ठीक, सातकर्णी प्रथम, ठीक है, ये 70 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। ठीक, अब चौथा राजा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चौथा राजा क्या कहता है? सातकर्णी द्वितीय। इनका शासनकाल 50 ईसा पूर्व से लेकर 25 ईसा पूर्व तक था। और मैंने आपको ईसा पूर्व बताया था ना, आगे देखिए, हाला, ठीक, ये 24 ईसा पूर्व से लेकर 20 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ईसा पूर्व समझते हैं ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन राजवंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, उदाहरण दिया, ईसा पूर्व घटते क्रम में होता है और ईस्वी बढ़ते क्रम में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। विशिष्ट पुत्र पुलुमई, इनका शासनकाल 130 से लेकर 154 ईस्वी तक था। श्री सातकर्णी है, इनका माफ करिएगा 154 ईस्वी से 165 ईस्वी तक है।
ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। 154 ईस्वी से 165 ईस्वी तक इन्हें शासन कर रहा था, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे तो सातवाहन वंशों की जो उपलब्धियां थी, सब नहीं महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो आपको परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए समझते हैं उपलब्धियां क्या क्या रही। अब देखेंगे मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन राजवंश के शासकों को लगभग 450 वर्षों तक भारत पे शासन किया, ठीक है, ठीक है। यानी जो मत्स्य पुराण के अनुसार जो सातवाहन वंश था वो लगभग 450 वर्षों तक भारत में शासन किया उन्होंने, ठीक है। और मत्स्य पुराण की बात, कितने पुराण है हमारे? 18 पुराण है, ठीक है। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे पुराण ना याद करिए, बहुत काम आते हैं, ठीक। अब देखिए सातवाहन शासनकाल के दौरान कृषि वाणिज्य के विकास हुआ। कृषि सातवाहन राजवंश की रीढ़ थी, यानी उस समय सातवाहन वंश की जो रीढ़ थी वो क्या थी? कृषि थी, ठीक है। आज हमारे पास जैसे कृषि प्रधान देश कहते हैं ना हम अपने आप को, भारत कहता है कृषि प्रधान देश है, तो उस समय तो सातवाहन वंश की जो रीढ़ थी वो क्या थी? कृषि थी। अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि थी, सब उन्हीं पर निर्भर था। गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच एक चावल का खेत था जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, ठीक है। और नदियों के बीच क्यों है? क्योंकि पानी का स्रोत अच्छा था वहां पे, ठीक है। और धान की खेती में हमेशा पानी की अधिक मात्रा लगती है, इसलिए चावल की खेती अधिक वहां पे होती थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए आमतौर पर लोहे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और किसानों के लिए उपलब्ध थे। अब उस समय लोहे से पैसे थे तो लोहे के बर्तन इस्तेमाल होते थे उस समय, ठीक है, और अपना कारोबार वो लोग चलाते थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो कुओं के माध्यम से खेती सिंचाई की प्रक्रिया सुदृढ़ बनाया गया था। जहाँ पे नदी का स्रोत था वहां तो नदी के पानी से कृषि की सिंचाई कर जाती थी। जहाँ पे पानी का स्रोत नहीं था वहां पे कुएं बनाए जाते थे। आज भी आप गांव जाएंगे ना तो जहाँ पे ना पानी के स्रोत कम है ना वहाँ कुएं मिलेंगे आपको, ठीक है। कुओं के माध्यम से ना पानी पहुंचाया जाता है। आज हाँ तकनीकी आ गई है कई कई जगहों में, आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में ना कुओं का प्रयोग होता है खेती में सिंचाई करने के लिए, होता है ना। तो आप कभी गाँव गए ना, गए भी होंगे तो देखे होंगे, बड़ा अच्छा लगता है और आनंद ही आता है गाँव जाने में। आपको आता है? बताइएगा कमेंट में, ठीक। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थे, यानी आर्थिक मजबूत थे वो, ठीक। उन्होंने मौर्य की भौतिक सांस्कृतिक के कई गुणों विरासत में मिले जिसके फलस्वरूप भी सभी व्यक्तियों को एक समृद्ध और कल्याणकारी जीवन शैली प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो उनसे पहले जो भी वंश थे उनकी कई आदर्शों को उन्होंने अपनी संस्कृति में उतारा था। देखिए इंसान कोई भी हो वो उसमें ज्ञान है, ठीक है, उसमें अच्छाइयाँ हैं, उसमें संस्कार हैं, उसे ग्रहण करने में कोई दो राय नहीं है, बेशक वो दुश्मन क्यों ना हो। वो उसमें अगर एक भी अच्छाई है उसे ग्रहण करिए, सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है, ठीक है, तो ग्रहण करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे सातवाहन के बारे में तो सातवाहन काल में व्यापार व्यवस्था चांदी तांबे सिक्के प्रयोग होते थे जिसे कारसापण कहते थे, ठीक है। अगर इनमें मुद्राओं की बात करें सातवाहन में क्या कहता है? कारसापण कहा जाता है मुद्राओं को, ठीक है। और कौन सी मुद्राओं कहा जाता था? चांदी व तांबे की सिक्के को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछे ना सातवाहन वंश में कौन सी मुद्राओं का उपयोग होता था? तो कौन सी? कारसापण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क, मौर्य वंश में सिक्कों को क्या नाम दिया गया था? बताइएगा, आप कमेंट नहीं करते, कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। अब ये देखिए सिक्के हैं जो सातवाहन वंश के हैं, ठीक है। इस प्रकार के सिक्कों का क्या उपयोग होता है हमारे समाज में? इन सिक्कों को क्या बचलता है? इतिहास से क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखते हैं। सिक्के जब बनते थे ना उसमें राजाओं का नाम उल्लेख होता था, ठीक है, उसे पता था कि वो राज्य साम्राज्य का है, उस राजा का था। बात समझ आ रही है आपको? ठीक, आगे देखेंगे। देखिए सोने के मुद्राओं को सुपर्ण कहा जाता था, ध्यान समझिएगा, प्रश्न बनते हैं यहां से, जो 35 चांदी के करसापण के बराबर होते थे। यानी कहने का मतलब है जब चांदी के आप 35 सिक्के देंगे तब आपको एक सोने का मुद्रा मिलेगा। बात समझ आ गई आपको? सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा भी चलाई। वो एक बात, क्या आप जानते हैं कि शीशे के सिक्के
किसने चलाए? सातवाहन ने चलाए। है ना रोचक जानकारी? देखते रहिए। ठीक है, आगे देखिए। सातवाहन राजवंशों द्वारा अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी किया गया। ठीक है, और इसमें तो काफी चित्रकारी आपने देखी होगी ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रश्न यहां से पूछते हैं अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे है? कहाँ पे है? बताते हो बहुत कुछ, मगर आप याद ही नहीं करते, भूल जाते हैं, बोरिंग समझते हैं इन सब बातों को। आगे देखिए। नाना घाट अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों की भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले किसने शुरुआत की? सातवाहन राजवंशों ने भूमि दान की प्रथा। और एक और बात, ये जो नाना घाट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो जगह है वहां पे एक झील है। ठीक है, झील का पानी नीचे आता है ना, वो वहां तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ही फेल है, सारा पानी ऊपर जाता है, देखिए जाके। ठीक, नाना घाट के पास ही है। अब देखिए, सातवाहन का प्रशासन शास्त्र पर आधारित था। पंक्ति अच्छी है ना, प्रश्न बन सकता है ना यहाँ पे कि सातवाहन का प्रशासन शास्त्र पर आधारित था। ध्यान रखिए। सातवाहन हिंदू धर्म ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन रोचक तथ्य यह है कि अन्य जातियों और धर्मों के प्रति उनकी उदारता बौद्ध मठों उनके द्वारा दिए गए दान से स्पष्ट होता है। कहने का मतलब है कि जातियों में सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी इन्होंने किसी का भेदभाव नहीं किया, सबको समान रखा। ऐसे उदारवाद थे सातवाहन वंश के। देखिए, पेपर में आए या ना वो मतलब नहीं है, मगर इनसे क्या सीखने को मिलता है ये बहुत जरूरी है ना। सीखिए, किताबें सिर्फ पेपर में आने के लिए नहीं होती, जिंदगी में बहुत कुछ सिखाने के लिए भी होती है। और पता है आपको, अच्छी बातें और अच्छे दोस्त सबको समझ नहीं आते, समझिए बातों को। यह राजवंश मातृवंशिकता पर आधारित था, जो मैंने आपको शुरू में बता चुका हूं। पुरुष प्रधान नहीं था, मातृ प्रधान था। यहाँ पे माताओं की चलती थी। राजा बेशक पुरुष ही होगा, मगर बात किसकी चलेगी? माताओं की। ऐसा था सातवाहन वंश। तो उसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, अब आगे देखेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे पराक्रमी राजा थे। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही मतलब काफी अच्छे राजा थे, काफी लोकप्रिय थे। वंश तो बहुत लंबा चलता है, मगर उसमें लोकप्रियता सबको नहीं मिलती। जैसे विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे, है ना, ध्यान रखिएगा। और पता है, खानदान में हर कोई आता है और नाम कोई एक कमा के जाता है। आप बताइए, आप अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे और साथ में समाज का भी? निर्भर आप करता है। अच्छी बातें, अच्छे दोस्त, अच्छी किताबों को ग्रहण कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। देखिए आगे कहता है, सातवाहन राजवंश की उपलब्धियों ने भारतीय इतिहास को एक स्वर्णिम युग प्रदान किया। क्यों किया? आप बता सकते हैं? स्वर्णिम युग प्रदान किया। अब मान लीजिए कहीं पे आप किसी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो यही प्रश्न पूछ रहे, तो आप क्या लिखेंगे? क्यों नहीं किया? जहां पे पुरुष प्रधान देश था, वहां पे इन्होंने मातृ प्रधान देश बनाया। तो स्वर्णिम नहीं था। जहां पे महिलाओं को कम अधिकार था, वहां उन्होंने महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिया। ये स्वर्णिम नहीं था। जहां पे ब्राह्मण होते हुए भी सभी धर्मों को उन्होंने एक समान रखा, बौद्धों को, मठों को, सबको अपना योगदान देकर उसको फल फूल के आगे बढ़ाया, तो ये नहीं था। देखा कितना आसान होता है प्रश्न को हल करना, और हम उसे खराब समझ के छोड़ देते हैं। अब बोल रहे हैं तो बंद कर देते हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं ना, अगर बोल रहे हैं तो बंद कर देंगे। अरे समझने की कोशिश तो करिए। मैंने अभी कहा आपको, अच्छी बात है, अच्छी किताब है, सबको समझ नहीं आती। आप किस में से हैं? ना समझ में से या समझने वाले में से? आप पे निर्भर करता है। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलूंगा बाद में। जब तक जय हिंद।